Hello everyone, I am Dr. Mohan Kumar Jha from Siemens Group of Institution. Today we will discuss comparative financial statement. बच्चे आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि कॉम्परेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो इसमें हालांकि हम यहाँ पर दो टॉपिक लिखे हैं, लेकिन इसके बाद जो डिटेल टॉपिक और भी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आगे बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट होता क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, आप देखेंगे जब इसको तो इसका मतलब होता है कंपैरेटिव। मतलब क्या कि कंपेयर करना। कंपेयर करना मतलब क्या हुआ कि जब एक डेटा को दूसरे डेटाओं के साथ हम इस तरह से कंपेयर करते हैं, क्योंकि मुझे डिसीजन लेना है एज अ डिसीजन मेकर, और जब तक हम डेटा को कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हम उस नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे कि हम कोई डिसीजन ले सके फ्यूचर के लिए। तो जो भी काम हो चुका है, मतलब चूंकि हम लोग पहले ही समझे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बच्चे जो फिनेंशियल अकाउंटिंग का मेन रोल प्ले करता है वो एक्चुअल डेटा के साथ ही रोल प्ले करता है, यानी जो हो चुका है उसको होने के बाद क्या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, तो इसकी जानकारी जो देता है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग है। यानी फिनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ फिनेंशियल डेटा। The main purpose या main task of financial accounting is to find out the result as well as position at the end of the accounting year। यानी financial accounting का यही मकसद है कि आप जो भी खर्च किए, जो भी आपके पास इनकम हुआ, जो भी आपका एसेट्स है, जो भी आपका लायबिलिटी है, यानी सभी प्रकार के मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करने से लेकर के और फिनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने तक का है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल डेटा को, फिनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि इसके बिना हम इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम नहीं समझ सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए थोड़ा ओवरव्यू इसके बारे में देंगे, उसके बाद फिर चलेंगे टॉपिक पर। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग रिप्रेजेंट द एक्चुअल डेटा, बट कॉस्ट अकाउंटिंग रिप्रेजेंट द एस्टिमेटेड डेटा। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है जो आगे होने वाला है, यानी अभी उस पर काम हम नहीं किए हैं, काम करने वाले हैं, तो पहले ही माइंड सेट करते हैं, तो वो मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग बताते हैं। और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हुआ कि हम जो एज्यूम किए थे, हम जो एस्टिमेट किए थे, क्या वो सही हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हम उस रीजन को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वी नो दैट अगर रीजन के बारे में पता चल जाए तो हम आराम से उसको सुधार कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक आपको यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको हम लोग ठीक करें, कैसे हम सुधार करें। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कि दो अलग अलग तिथियों में बने हुए वित्तीय विवरणों के आधार पर, यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर, जब आप क्या करते हो कि मतलब प्रीवियस ईयर में सेल कितना हुआ, इस साल सेल कितना हुआ, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना हुआ, इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, प्रीवियस ईयर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हुआ, इस साल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हुआ, यानी 2 और मोर पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पर हम लोग जब स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम लोग कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग क्यों करते हैं, इसको करने का क्या मकसद है, तो उसके बारे में जब हम जानकारी लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आएगा कि भविष्य में कुछ काम करना है, भविष्य में अच्छे प्रॉफिट को क्या करना है, जनरेट करना है, खर्च को कम करना है, बिजनेस को स्मूथली रन करना है, तो या लॉन्ग टर्म जो या शॉर्ट टर्म जो सॉल्वेंसी है उसको बनाए रखना है, जो कर्जदार है उसको मतलब उससे पैसा हमको कितना लेना है, जिससे हम कर्ज लिए हैं उसको पैसा हमको कैसे इजीली वे में चुकाना है, इन सारे डेटाओं के बारे में मुझे ये फिनेंशियल स्टेटमेंट
एनालिसिस इंडिकेट करता है, बताता है। तो इसका जो मेन पर्पस है, 3 पॉइंट इसमें बताया गया है कि इजी कंपैरिजन। पहला पॉइंट ये कहता है कि इसका जो मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्ट जो है कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें आपको फर्स्ट जो है ये कहता है इजी कंपैरिजन, मतलब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर का मतलब यहाँ पर हम लोग फिर से समझें तो जैसे यहाँ देखिएगा कि 2001 है और यहाँ पर 2002 है। अब इसमें हम देखेंगे कि सेल्स, और वी नो दैट सेल्स इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ हम देखेंगे डेटा में सेल्स है कि सेल्स रिटर्न भी है। अगर रिटर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ सेल्स ही लिखेंगे। तो अब सपोज कीजिए कि सेल्स 2001 में अगर 1 लाख रुपया है और यही 2002 में आपको हो गया 1,50,000। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों का जो बीच का जो डिफरेंसेस हुआ है वो कितना डिफरेंसेस हुआ है, तो ये हो जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज। एक कॉलम हम यहाँ पर इसलिए यूज करते हैं कि बढ़ा है कि घटा है। ये आपका हो जाएगा इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बिगिनिंग में जो था वो 1 लाख था और जो करंट में है वो कितना है 1,50,000। तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो बिजनेस है वो कितना उसमें सेल में इंक्रीज हुआ 50,000। और जब इसको परसेंटेज निकालने की बात आएगी तो हम आराम से कह सकते हैं कि हम बेस किसको माने, बेस हम इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट यही कहता है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये कहता है कि आप अपने प्रीवियस डेटा को बेस मानिए और उसी डेटा से आप मतलब नेक्स्ट का यानी करंट ईयर के डेटा को आप इसको परसेंटेज फाइंड आउट कीजिए या इसको जो भी है इसको एनालिसिस कीजिए। तो 1 लाख ये है 1,50,000 हो जाएगा और यहाँ पर 50,000 हो गया। इट मीन्स ये कितना, ये फॉर्म चॉइस कितना इंक्रीज में है, तो 50% इंक्रीज में है। तो इस तरह से हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये कैसे हुआ, तो देखिए इसका फॉर्मूला है कि जितना आपका चेंजेज होता है, यानी चेंजेज कितना हुआ 50,000, तो 50,000 इंटू 100 और जब इसको डिवाइड करने की बात आएगी तो इसको डिवाइड कर देंगे 2001 यानी बिगिनिंग का जो डेटा रहेगा उससे इसको ये देखिए। तो बिगिनिंग डेटा 1 लाख था, इंक्रीज हुआ 50,000, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही चीज इसी तरह से हमको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। अगर आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना हो, जिसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसमें भी फॉर्मूला यही है, कॉन्सेप्ट यही है कि हमेशा जो भी इंक्रीज हो, चाहे पॉजिटिव हो या चाहे निगेटिव हो, अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, अगर यहाँ निगेटिव होगा तो फिर निगेटिव का साइन हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपको यही होगा, ये चेंज नहीं करेगा। तो इस तरह से इसको इजी कंपैरिजन, आप डेटा को आराम से तुलना कर सकते हैं। तो पहला इसका जो है मेरिट है, वो मेरिट कहे या एडवांटेज कहे या फिर इसका अपना ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इंडिकेट ट्रेंड ऑफ प्रोग्रेस। आप इसमें मतलब अपने प्रोग्रेस को इंडिकेट कर सकते हो कि आप कितने प्रोग्रेस में हो, आप जो है कितना परसेंटेज प्रीवियस ईयर की अपेक्षा करंट ईयर में आप अपने आप को इम्प्रूव किए हो। तो ये भी पॉइंट है इसका। और थर्ड और सबसे लास्ट में ये पॉइंट कहता है कि इंडिकेट वीकनेस इजली, आप जितना भी कमजोरी है, क्योंकि देखो हम लोग अभी तक यही समझे हैं कि अगर आपको कमजोरी के बारे में पता चल जाए, वीकनेस के बारे में पता चल जाए, तो आप आराम से इजी वे में उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। हम अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं इसको। अगर देखते हैं कि हमें ये कमी है, आप उस कमी को सुधार कर लो, निश्चित रूप से आप तक इम्प्रूवमेंट होगा। तो एक फॉर्म या कंपनी या जो भी सोल प्रोप्राइटर है, तो सोल प्रोप्राइटर तो खरीद नहीं करता है, ये जब भी करता है कंपनी ही करता है जनरली। तो वो कंपनी देखता है कि चूंकि मार्केट तो परफेक्ट कंपटीशन का है और अगर वो वीकनेस को लेकर के चलता रहेगा तो वो कभी भी अपने कंपटीटर से आगे नहीं निकल सकता है। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि आप अपने कमजोरी को खोजते हुए उसको तत्काल इमीडिएटली आप उसको क्या कर लीजिए, रेक्टिफाई कर लीजिए। तो यही 3 पॉइंट हमको इसका ऑब्जेक्टिव बताता है। आप प्रिपेयर करने का कि हाउ टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल, हाउ टू प्रिपेयर अ कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट। तो आप कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट को
जनरली क्वेश्चन में पूरा का पूरा आपको अरेंज करके डेटा दी हुई रहती है, और अगर डेटा अरेंज करके नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या अरेंज द डेटा। अरेंज द डेटा का मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ ये दो कॉलम फाइंड आउट करना है, ये दो कॉलम निकालना है, तो अरेंज करना है। तो अरेंज का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट, तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर अ कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट। तो आप सबसे पहले हेडिंग को लिखेंगे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट, ये आपको मेजर हेडिंग हो जाएगा। इसके बाद जो डेट मेंशन होगा, डेट मेंशन आप दो डेट का रहेगा। सपोज कीजिए हम यहाँ, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है कि हाउ टू प्रिपेयर अ कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर अ कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिए। तो आप कैसे इसको प्रिपेयर करोगे, तो कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर अंडर अंडर 5 कॉलम। तो 5 कॉलम में क्या होगा कि इसमें तो आप एक कॉलम में पर्टिकुलर कर सकते हो। पहले तो यहाँ पर लिखो कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर जो फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट का है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, जब भी होगा बच्चे याद रखना ये 2012 एंड 2013, ये दो डेट का होगा। जब भी होगा ये दो डेट का होगा, 31 मार्च 2012 एंड 30, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ये तो मेन आपका हेडिंग हो जाएगा, इसमें एक कॉलम ये हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये पर्टिकुलर, ये बड़ा कॉलम यूज करना है पर्टिकुलर का। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कॉलम में जो हम लोग लिखेंगे, इसमें पूरा जितना भी इनकम स्टेटमेंट का डेटा है, जैसे एक एग्जांपल हम अभी आपको ऊपर में बताए थे कि सेल्स हो जाएगा, फिर सेल्स में से अगर रिटर्न दिया हुआ है तो लिख देंगे लेस सेल्स रिटर्न। अब जैसे जैसे डेटा रहेगा उस तरह से इसका काम करते रहेंगे। ये 2012 का, ये 2013 का, फिर ये हो जाएगा इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, ये हो जाएगा परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। इस तरह से आपको डेटा आप लिखेंगे। तो डेटा आपको यही, इसी के बारे में बता रहे थे कि कभी आपको ये डेटा आपको अरेंज करके ऑलरेडी क्वेश्चन में रहेगा और कभी आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो जब अरेंज करना पड़ेगा तो आपको इस तरह सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाएंगे, जीपी आ जाएगा, फिर जीपी में ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम हो जाएगा, फिर टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से फिर टैक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरह से हम लोग डेटा को समझ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।